गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो बच्चे कल तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ था तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान में नहीं थे। मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसा कोई आर्टिकल्स थे नहीं संविधान निर्माण के समय। 1976 में 42nd अमेंडमेंट कर 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में और 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो चुकी हैं 11। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये प्रोविज़न हमने यूएसएसआर सूबे संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। तो बच्चों आज हम कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। देश के नागरिक होने के नाते जिस तरह से हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वैसे ही हमारे मौलिक कर्तव्य भी होते हैं कि हमें क्या क्या ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। अगर इन ड्यूटीज़ को पूरी नहीं करते हैं तो कोई ड्यूटीज़ को पूरी नहीं करने पर जो है इस तरह की कोई प्रोविज़न तो नहीं है कि आप पे केस चलेगा। फिर भी सिटीजन होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन ड्यूटी को फॉलो करें। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स in 1976 the 42nd amendment to the constitution was passed. Among other things, this amendment inserted a list of fundamental duties of citizens. In all 10 duties were enumerated. However, the constitution does not say anything about enforcing these duties. ठीक है। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया पर इस टाइम 11 हैं। 2002 में एक और ऐड कर दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इन ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए कोई लॉज नहीं बनाए। बस लिख दिए हैं कि सिटीजन होने के नाते हमारे मॉरल ड्यूटीज़ क्या क्या होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या होंगे, मौलिक कर्तव्य क्या क्या होंगे। As citizens, we must abide by the Constitution, defend our country, promote harmony among all citizens, protects the environment, etc. Citizen होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें, संविधान का पालन करें, अपनी कंट्री की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहें, देश में हारमोनी यानी कि भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें, सिटीजन्स के बीच में, नागरिकों के बीच में हमेशा भाईचारा बढ़ाने वाला काम करें और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में हमेशा आगे रहें। However, it must be noted that our constitution does not make the enjoyment of rights dependent or conditional upon for fulfillment of duties. However, it must be noted that our constitution does not make the enjoyment of rights dependent or conditional upon fulfillment of duties. In this sense, the inclusion of fundamental duties has not changed the status of the fundamental rights. ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं करेंगे तो हमें फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिलेंगे। ऐसा संविधान में नहीं लिखा है कि आप अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं करेंगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिलेंगे। फिर भी नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करते रहें। और जो 11th ड्यूटीज़ जो ऐड करी गई थी 2002 में वो ये है कि माता पिता और गार्जियंस का ये कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दिलवाए जरूर। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ 2002 में डाली गई थी वो ये थी कि माता पिता और गार्जियन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन जरूर दिलवाएं, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलवाएं। Check your progress. It is estimated that there are about 3 million urban homeless in India.
Night shelters are not available for more than 5% of this population. Hundreds of these old, sick, homeless people are killed by cold waves during winter. They cannot have rations and voting cards in the absence of any proof of residence. Without these documents, they also cannot avail government help and as needy patients. A large number of these homeless people are casual workers who earn very low wages. They travel to the city in search of work from different parts of the country. Use these facts to write a petitions to the Supreme Court of India under the right to constitutional remedies. Your petition should mention what fundamental rights are being denied to the homeless in their everyday life. What kind of order would you request the Supreme Court to issue? तो बच्चे, आप जानते हैं कि अपने देश में गांव से बहुत सारे लोग नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में गांव छोड़कर शहरों में आ जाते हैं और शहरों में उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता। गर्मी में, सर्दियों में वो झुग्गी झोपड़ियों में या किसी सड़कों पे अपना जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं और रेजिडेंस को कुछ प्रूफ ना होने की वजह से उनके कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बन पाते, जैसे राशन कार्ड वगैरह ऐसे तरह गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाते क्योंकि रेजिडेंस प्रूफ नहीं है। और रेजिडेंस प्रूफ नहीं है और इस तरह के राशन कार्ड ये सब उनके पास नहीं है, तो उन्हें सरकार द्वारा जो हेल्प मिल रही है वो भी नहीं मिल पाती है। ऐसे लोग जो हैं, अभी आपने कोरोना के टाइम में भी देखा कितने लोग शहरों से पलायन हो रहे हैं, अपने गांव की तरफ जाना चाह रहे हैं और वो जा नहीं पा रहे हैं। अपने देश में इस तरह के बहुत से मजदूर हैं जो बहुत लो वेजेस में काम करते हैं और शहरों में बहुत ही गरीबी हालत में, बहुत ही दुखदाई हालत में जी रहे हैं। तो आप उनके लिए पिटीशन लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए कि उनके क्या अधिकार हैं। आप क्या यूज़ करेंगे इसमें? व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग डिनाइड टू द होमलेस इन देयर एवरीडे लाइफ। ये होमलेस पीपल जो शहर में मजदूरी कर रहे हैं, घर नहीं है, लो वेज में काम कर रहे हैं, कम तनख्वाह पे काम, कम पैसों पे, दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, इनके कौन से फंडामेंटल राइट्स इन्हें नहीं मिल रहे हैं? तो इंडियन सिटीजन ही, तो इनके कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा है यहाँ पर? What kind of order would you request to the Supreme Court to issue? आप सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का ऑर्डर चाहते हैं? तो आप इस कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जो वर्कर्स फंसे हुए हैं और जिस हालात में वो रह रहे हैं, आप सरकार से किस तरह की उनके लिए मदद चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से किस तरह की ऑर्डर चाहते हैं? इस पर आप एक पिटीशन लिखिए। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में क्या रिलेशन है? तो आज हम राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि जब हमारे पास स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर अब केवल 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उससे फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया है। 44th अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल राइट्स से रिमूव करके लीगल राइट बना दिया गया है। Behind the controversy about the relationship between the rights and directive principles, there was one important reason in the Constitution. Originally, there was a fundamental rights to acquire, possess and maintain property. देखो, पहले एक ये फंडामेंटल राइट्स था कि आप संपत्ति एक्वायर करने का, रखने का, मेंटेन करने का आपके पास अधिकार था। But the Constitution made it clear that property could be taken away by the government for the public welfare. पर बाद में सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके क्या लिखा कि सरकार प्रॉपर्टी ले सकती है। किस लिए ले सकती है? पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार प्रॉपर्टी को ले सकती है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट प्रॉपर्टी कुड बी टेकन अवे बाय द
government for public welfare. Since 1950, government made many laws that limits this right to property. This right was at the center of the long debate over the relationship between rights and directive principles. Finally, in 1973, the Supreme Court gave a decision that right to property was not a part of the basic structures of the Constitution, and therefore Parliament had power to abridge this right by amendment. In 1978, the 44th Amendment to the Constitution removed the right to property from the list of fundamental rights and converted it into simple legal rights. What difference do you think that change of status makes to the right of the property? तो बच्चों, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था. तो बेटा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स था, पर 44th अमेंडमेंट के बाद इसे एक लीगल राइट बना दिया गया. इसका कारण ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी की फंडामेंटल राइट्स होने की वजह से सरकार को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उन्हें अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी. सरकार चाहती थी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए वो लोग जो जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं और अपने देश के गरीब लोग हैं, उनके वेलफेयर के काम करने के लिए गवर्नमेंट को ये राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से सरकार कुछ गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, उन्हें लागू नहीं कर पा रही थी. इसी वजह से जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव करके लीगल राइट्स बना दिया गया. तो बेटा कल हम पढ़ेंगे, यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में क्या संबंध है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.